हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। और मैं उत्कर्ष शुक्ला आपको आज उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज़ के अंतर्गत भाग 3 का एक पूरा सेशन आप लोगों के समक्ष रखूँगा। क्योंकि अब हमारा जो यूपीएससी की परीक्षा है वो भी नज़दीक आ रही है और जो हमारा यूपी पीसीएस है उसका भी एग्ज़ाम जो है वो आगामी 24 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। तो जिसमें जो है बहुत कम समय बचा है और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जो हमारे छात्र हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन बैचेस से जुड़े हैं या फिर जो यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सभी को ये आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है अब अपनी पढ़ाई को निरंतर गति से सुचारू रूप से जारी रखें। क्योंकि अब जो समय है वो आपका बहुत ही कम बचा है और अक्टूबर माह के एक माह पहले आप कह सकते हैं कि एक पूरा जो समय होता है वो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आप समय को व्यर्थ ना गवाएं और अपनी जो तैयारी है उसको और निरंतर जो है जारी रखें। तो आज का ये जो सत्र है वो हमारा बहुत ज़्यादा विशेषांक जो है यूपीएससी व जो हमारे अन्य राज्य परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आज इसमें हम चर्चा करेंगे प्रयागराज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो कई सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका जो वीडियो का हम कह सकते हैं जो हमारा सेशन होगा इसको मैं 3 भागों में विभाजित करूंगा। सबसे पहले हम इलाहाबाद के एक भौगोलिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की कुछ बातें आप लोगों से करेंगे और साथ ही हम उसके कुछ प्रारूपों को देखेंगे कि क्या क्या वहाँ के फेमस व्यक्तित्व हैं, कौन कौन से चर्चित स्थल हैं, उन सब की जो एक समग्र चर्चा है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अवस्थिति की, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ग्लोब है, ग्लोब का अगर हम बात करें तो ये पूरा जो पार्ट है हमारा ये एशिया भूभाग के अंतर्गत आता है और यहीं पर हमारा स्थित है प्यारा भारत। अब भारत के और इंटीरियर में अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है और यहाँ पर आप छोटा सा एक बिंदु देख पा रहे होंगे जिसमें आपको इलाहाबाद की या फिर प्रयागराज की एक समग्र स्थिति देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा गंगा व यमुना के संगम तट पर जो बसा हुआ है और काफ़ी धार्मिक स्थली भी इसको कहा जाता है। अगर इसमें एक पौराणिक तथ्य को हम देखें तो ये सरस्वती नदी वो विलुप्त हो गई है, बट गुप्त रूप से जो है वो अभी भी प्रवाहमान है। इसी कारण से हम इसको कहते हैं यहाँ पर त्रिवेणी संगम का, जो 3 नदियाँ आके मिलती हैं। 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? गंगा है, यमुना है और सरस्वती है, जो कि गुप्त रूप से बताते हैं कि वो वहाँ पर अपनी कलकल वाहिनी धारा से बहती है। तो इस कारण से इसको जो है हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं इसका धार्मिक परिदृश्य। धार्मिक परिदृश्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर हिंदू बहुलवादी क्षेत्र ज़्यादा है। ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो हिंदू क्षेत्र में यहाँ पर ज़्यादा वास करते हैं। अन्य धर्मों की तुलना में जैसे मुसलमान हो गया, सिख हो गए, पारसी हो गए, वो भी जो है यहाँ पर अपना रहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि हिंदू धर्म में ये सबसे बड़ा यहाँ पर तीर्थ स्थान भी है। और देखा होगा आप लोगों ने पिछले कई सालों में वहाँ पर एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ की यदि जो अभी हालिया समय में लगा था तो इसकी अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम थी चलो कुंभ, चलो चलो कुंभ, जो कि हमारे जो उत्तर प्रदेश व बनारस क्षेत्र के हमारे संसदीय क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक विशाल भव्य आयोजन भी इसका किया गया था, जिसमें बहुत सारी हमें विशेषताएं देखने को मिली थी। तो अगर हम कुंभ की बात करें, हर 12 वर्ष में एक साल कुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। कई सारे अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ पर ये महाकुंभ का आयोजन होता है, जैसे हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया और नासिक हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से पहले अभी जो नाम है इसका, इससे पहले भी जब हम और थोड़ा सा स्टार्टिंग में जाएं तो इसका नाम प्रयाग ही था। प्रयाग क्यों था? क्योंकि इसका जो वर्णन है हमें धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। हमारे रामायण हो गई, हमारी महाभारत हो गई, जितनी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं हमें वहाँ पर इसका एक वर्णन देखने को मिलता है कि इसका नाम प्रयाग था। और ऐतिहासिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो मुग़ल काल में मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल बादशाह ने इसका नाम रखा था इलाहाबास, जो कि कह सकते हैं कि अल्लाह को संबोधित करता था और धीरे धीरे इसका नाम वहाँ से फिर इलाहाबाद पड़ गया। उसके बाद थोड़ा सा और हम देखें कि क्या जो हमारी प्रयाग भूमि है उसमें ऐतिहासिक उसका महत्व क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1885 में इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना भी जो है यहाँ से हुई थी। और जो हमारे महात्मा गांधी हैं उन्होंने अपने अहिंसा आंदोलनों का जो आगाज़ किया था 1920 में, वो भी हमारी प्रयागराज की पावन धरती से ही किया था।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश शासनकाल में पश्चिमोत्तर प्रांत का जो मुख्यालय था वो इलाहाबाद ही जाना जाता था। यहीं से आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट ब्रिटेन वगैरह में 1924 में जाती थी। कई सारे हमारे जो ब्रिटिश काल के और भी औपनिवेशिक इरा के कोई जनरल वगैरह थे, वो सीधे जो है यहाँ से उसका संपर्क जो है साधा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश व मुग़ल निशानियाँ भी हैं। जैसे आप लोग कभी जाएं इलाहाबाद तो वहाँ पर घूमें, कई सारे आपको वहाँ स्थल मिलेंगे। सबसे सर्वप्रथम है वहाँ पर मिंटो पार्क है, अल्फ्रेड पार्क है, खुसरो बाग है। अल्फ्रेड पार्क में कह सकते हो उसके आसपास संग्रहालय भी है और वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक बहुत ज़्यादा प्रतिमा, बहुत विशाल प्रकार प्रतिमा भी वहाँ पर जो है स्थापित करी गई है। वहाँ पर ये बताते हैं कि जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जब वो अंग्रेज़ों से मुठभेड़ कर रहे थे तो उन्होंने जो उनका अंतिम समय था वो वहीं पर बीता था। इस कारण से उसको बहुत भव्य रूप दिया गया है और आज भी उसको हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके द्वारा संजो कर रखा गया है। अब हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों की। अगर हम बात करें यूपी का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, वो भी हमारा इलाहाबाद में ही पड़ता है और इलाहाबाद में हमारा हाई कोर्ट भी है। उत्तर प्रदेश का एक हाई कोर्ट है जो इलाहाबाद में अवस्थित है। और यहाँ पर एक खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसकी एक बेंच है वो आपकी लखनऊ में स्थित है। आगे बात करते हैं तो जो है हमारा नया नाम जो इसका 2018 में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया था। और उसके बाद जो है वहाँ की सांसद की अगर हम बात करें तो माननीय सांसद वहाँ पे हमारी रीता बहुगुणा जी हैं। और जनसंख्या के परिवेश में देखें तो 6898757, मैं इस आंकड़े को पुनः दोहराऊंगा आपके सामने, 6898757 जो है वहाँ की 2021 की अनुमानित जनगणना है। और 2022 में अभी जो जनगणना होगी उससे हमें नए आंकड़े देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को आशा करता हूं मैं कि एक पूरा समग्रता से आपने समझा होगा। हाँ, छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अगर इलाहाबाद का या फिर प्रयागराज का हम जुड़ाव देखें तो वहाँ पर हमारा जो जुड़ाव है वो हवाई जहाज़ से भी है, रेल मार्ग से भी है और सड़क मार्ग से भी है। वहाँ पर कई सारे आपको विमानपत्तन वगैरह भी मिल जाएंगे जो उसकी कनेक्टिविटी है पूरे भारत से जोड़े रखते हैं और काफ़ी अच्छा शहर है। आप लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ के तथ्यों को अवगत करें और अपनी संस्कृति को पहचानें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। मिलूँगा आपसे उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन में अगले भाग में किसी अन्य प्लेस के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।